स्नेही छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं निखिल जॉन एक बार पुनः स्पर्श पाठ्यपुस्तिका के पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के साथ उपस्थित हूँ। एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल की साहसिक एवं ऐतिहासिक कहानी के साथ। लेखिका बछेंद्री पाल का जीवन परिचय। लेखिका बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई सन 1954 को हुआ। जीवन के संघर्षों ने उन्हें शक्ति प्रदान की। कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के संकल्प और समर्पण भावना ने लेखिका को एवरेस्ट विजय करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनाने में मदद की। तो आइए इस पाठ में बछेंद्री पाल ने अपने एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने का जो दिलचस्प और रोमांचक वर्णन किया है उसे हम इस पाठ के जरिए सुनेंगे और समझेंगे। मैंने पाठ को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक यात्रा वृत्त को बिंदुओं के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं मेरे समक्ष यात्रा वृत्त के कुछ सारांश बिंदु अंकित हैं, जैसे एवरेस्ट अभियान की चुनौतियाँ, कूली तथा रसोइये की मृत्यु, 7900 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना, कैंप पर ग्लेशियर का टूटना, बछेंद्री द्वारा साथियों की सहायता करना, शिखर यात्रा, उसके बाद शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त करना और उसके बाद शिखर को प्रणाम करना। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके माध्यम से मैं पाठ को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आइए पाठ को आरंभ करते हैं और हमारा पहला यात्रावृत्त बिंदु है एवरेस्ट अभियान की चुनौतियां। 7 मार्च सन 1984 को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। उनसे पहले हिमपात के रास्ते को साफ करते हुए तथा बेस कैंप बनाने के लिए एक अग्रिम दल रवाना हो चुका था। अग्रिम दल उसे कहते हैं जो वहाँ पर पहले पहुँचता है या पहले पहुँचने वाले समूह को हम अग्रिम दल कहते हैं। लेखिका ने नमचे बाज़ार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। इस स्थान को सागर माथा भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ये सागर माथा क्या है, तो हम यहाँ पे एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। इस स्थानीय नाम का अर्थ यह है कि सागर के माथे के समान। उसके विशाल भव्य स्वरूप को देखकर लेखिका को यह नाम अच्छा लगा और अधिकतर शेरपा यहीं रहते हैं। शेरपा का अर्थ है यहाँ पे कुली, शेरपा कुली, वहाँ के स्थानीय कुली को कहते हैं शेरपा कुली। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ़ का फूल देखा और इस बर्फ़ के फूल को क्या कहते हैं? क्या आपको पता है इस बर्फ़ के फूल को क्या कहते हैं? इस बर्फ़ के फूल को कहते हैं प्लूम। और यह प्लूम कैसे बनता है? क्या आपको पता है यह प्लूम कैसे बनता है? प्लूम पर्वत शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता है। और उसके बाद वहाँ पता चलता है कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से अधिक की गति से हवाएं चल रही हैं तो बर्फ़, सूखी हुई बर्फ़ के उड़ने से यह फूल बन जाता है, अर्थात इसको प्लूम कहते हैं। बर्फ़ का यह ध्वज अर्थात झंडा 10 किलोमीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है।
तो शिखर पर चढ़ने वालों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और लेखिका को डर लगा, किंतु फिर भी वह चुनौती का सामना करना चाहती थी। बढ़ते हैं पृष्ठ 24 की ओर और संदर्भ बिंदु पर हम ध्यान देंगे तो देखेंगे कूली और रसोइयों की मृत्यु के बारे में। तो 26 मार्च को यह अभियान दल पेरिस पहुंचा तो समाचार मिला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले 16 शेरपा कूलियों के दल में से कई घायल हो गए हैं और एक की मृत्यु हो गई है। अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है, अर्थात सरल रूप से स्वीकार करना पड़ता है। तभी उपनेता प्रेमचंद ने आकर बताया कि खुम्बू हिमपात का रास्ता साफ कर दिया गया है। रास्ते में पुल और रस्सियाँ तथा झंडियाँ भी लगा दी गई हैं, परंतु यदि हिमपात होता रहा तो यह काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप पहुंचकर समाचार मिला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई और यह एक बहुत ही दुखद खबर थी कि वहाँ पे हिमपात में अनिश्चित बदलावों, जलवायु के प्रतिकूल होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरे संदर्भ बिंदु की ओर और देखेंगे 7900 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना। तो लेखिका ने एवरेस्ट को पहली बार इतनी नज़दीक से देखा या इतनी निकट से देखा। उसने पहाड़ियों से घिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को भी निहारा और उसे पता चला कि हिमपात के कारण कभी कभी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं और धरती में दरार पड़ जाती है। उसे पता चला कि पूरी यात्रा में हिमपात रोज़ ही उसे तथा अन्य 1 दर्जन आरोहियों को छूता रहेगा। और अगले दिन डॉक्टर मीनू ने उन्हें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों, लट्ठों तथा रस्सियों का उपयोग करना सिखाया। तीसरे दिन उन्हें हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करना था। लेखिका और रीता गोम्बू के साथ साथ थे। दोनों के पास वॉकी टॉकी थी। वे हर कार्य की जानकारी बेस कैंप में कर्नल खुल्लर को दे रहे थे। 29 अप्रैल को अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा साउथ कोल पहुंच गए। यह 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैंप था। लेखिका को याद आया कि बेस कैंप पर तेंजिंग अपनी सुपुत्री डेकी के साथ वहां आए थे। उन्होंने उसकी प्रशंसा में कहा था, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे संदर्भ बिंदु की ओर। तो हम देखेंगे कि कैंप पर ग्लेशियर का टूटना। 15-16 मई को लेखिका लोहोत्से की सीधी ढलान पर लगाए अपने तंबू में सोई थी। कैंप में लोपसांग, तशारिंग आदि 10 अन्य व्यक्ति भी थे। अचानक रात 12:30 बजे ज़ोर का धमाका हुआ और बर्फ़ की एक चट्टान उनके शरीर को रगड़ती हुई निकलने लगी। अब वहाँ एक विशाल हिमपुंज बन गया था। कैंप तहस नहस हो गया था। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हो गया। लोपसांग ने स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया तथा लेखिका को बर्फ़ की कब्र से निकाल लाया। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात थी कि इस प्रकार से एक हिम का टूटकर गिरना। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटें तथा हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा।
कर्नल खुल्लर ने बछेंद्री से पूछा कि क्या वह भी वापस आना चाहेंगी, और बछेंद्री ने एक साहसिक उत्तर दिया और कहा, नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार बछेंद्री अपने साथियों की सहायता करती है। साउथ कोल कैंप पहुंचकर बछेंद्री ने चाय बनाई और अपने साथियों, जिनमें की जय और मीनू की तलाश में वह बाहर निकली। तंबू के बाहर बर्फीली हवा थी। कुछ ही दूर पर मीनू मिली, फिर जय मिला। उसने चाय पी। तब लेखिका की को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी। की उसे देखकर हक्का बक्का रह गया और वह कृतज्ञ हुआ। उसने जूस पिया और बछेंद्री का सम्मान लेकर चल दिया। अब वे साउथ कोल पहुंच गए। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले संदर्भ बिंदु की ओर और देखते हैं शिखर यात्रा के बारे में। अगले दिन बछेंद्री सुबह 4 बजे उठी। चाय नाश्ता करने के बाद अंगदोर्जी से चढ़ाई करने के लिए कहा। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करता था। इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाया करते थे। उसने प्रस्ताव रखा कि वह तुरंत चढ़ाई करके आज ही वापस आना चाहेगा। बछेंद्री को लगा कि अंगदोर्जी के पांव ठंडे पड़ गए हैं तो क्या होगा, परंतु उसे उस पर विश्वास भी था। सुबह 6:20 में अंगदोर्जी और बछेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। बछेंद्री अपने साजो सामान के साथ काफ़ी गर्म थी। उन्होंने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू की। जमी हुई बर्फ़ शीशे की चादर के समान सख्त थी। उन्हें बर्फ़ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ा। 2 घंटे में वे शिखर कैंप तक पहुंच गए। अंगदोर्जी को यह जानकर हैरानी हुई कि बछेंद्री अभी थकी नहीं थी। उसने बताया कि यदि वे इसी गति से चलते रहे तो दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु, शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, और वह महिला थी बछेंद्री पाल। शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद पुनः चढ़ाई शुरू की गई। लहाठू एक नायलन की रस्सी लाया था। अंगदोर्जी और बछेंद्री इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। लहाठू उनका संतुलन बनाने के लिए बीच में चला। लहाठू ने देखा कि बछेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन के बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही हैं। उसने आपूर्ति बढ़ाई। अब बछेंद्री को वह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। अचानक हवा की गति बढ़ गई। इस कारण बर्फ के झोंके उड़ने लगे। दृश्य दिखना बंद हो गया। अचानक बछेंद्री ने देखा कि अब सामने कोई और ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। 23 मई सन 1984 को दोपहर 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और वह ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। अब बढ़ते हैं हम आखिरी संदर्भ बिंदु की ओर, जहाँ पर बछेंद्री शिखर को प्रणाम करती हैं। एवरेस्ट चोटी पर 2 व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी, अर्थात वहाँ 2 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। सामने हज़ारों मीटर लंबी ढलान थी, तो उन्होंने पहले बर्फ़ के फावड़े से जगह बनाकर स्वयं को सुरक्षित कर लिया। फिर घुटनों के बल पर बैठकर माथे को बर्फ़ से लगाकर सागर माथे के ताज को चूमा। उन्होंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला।
उन्हें लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा अर्चना करके उन्हें बर्फ़ में दबा दिया। इस रोमांचकारी क्षण में उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आई। इसी क्रम में बछेंद्री ने अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आभार भी प्रकट किया। अंगदोर्जी ने उसे गले से लगाकर बधाई दी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे। उन्होंने फ़ोटो लिए। लाहाठू ने कर्नल खुल्लर को चारों पर्वतारोहियों के चोटी पर खड़े होने की सूचना दे दी। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। अर्थात देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जा रही हो जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न और एकदम अलग होगा, क्योंकि तुमने इस अनूठी उपलब्धि से हम भारतीयों को हमेशा हमेशा के लिए गौरवान्वित किया है। छात्रों, अब आप देख सकते हैं शब्दार्थ और टिप्पणियाँ, और आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको संक्षिप्त रूप में समझ में ज़रूर आ गई होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शिक्षक निखिल जॉन।